वेलकम टू ईजीएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। आज का टॉपिक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसमें अमेंडमेंट हुआ था 1982 में। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 प्रोवाइड्स फॉर, इसके अंडर में स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड्स बनाए गए हैं। ये रेगुलेट करता है हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, जितने भी स्पीशीज है उन सभी की कैसे हंटिंग हो सकती है, नहीं हो सकती है, वो सब कुछ यही रेगुलेट करता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में ही नेशनल पार्क स्टैब्लिश किए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज स्टैब्लिश की गई हुई है। ट्रेड को रेगुलेट करता है, कोई भी एनिमल है या एनिमल का कुछ भी प्रोडक्ट है उसका ट्रेड हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस एक्ट के अंडर ही पेनल्टीज भी डिसाइड की गई हैं अगर कोई भी एक्ट को वायलेट करता है तो। एंड ऑल्सो सेंट्रल जू अथॉरिटी 1992 में जो बनाई गई थी वो भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ही बनाई गई थी, जो कि जितने भी जू हैं इंडिया में उन सभी को रेगुलेट करता है। अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जो कि स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी इसी के अंडर में है। ये एडवाइस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन से रिलेटेड, किसी भी स्पीशीज से रिलेटेड कुछ भी इशू को डिस्कस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में। एंड ऑल्सो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ही एपेक्स बॉडी है, यही रिव्यू करता है, अप्रूव करता है जितने भी मैटर है वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, जैसे प्रोजेक्ट्स वगैरह, नेशनल पार्क है, सेंचुरीज है, कहीं पे बनाना है, उनके बाउंड्री को ऑल्टर करना है, ये सारी चीजें देखने का काम नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का ही होता है। इसका चीफ फंक्शन है प्रमोशन ऑफ कंजर्वेशन, जितने भी हमारी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है उन सभी को कंजर्व करना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। WPA जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसी के अंडर में NTCA भी बनाया गया है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में काम करता है। तो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का काम, ये सिंगल स्पीशीज पे काम करती है जो है टाइगर। टाइगर का ही कंजर्वेशन का इसका पूरा काम है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में जो लॉन्च किया गया था उसको भी NTCA ही रेगुलेट करता है। जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें 6 शेड्यूल्स हैं और उन 6 शेड्यूल्स में अलग अलग एनिमल्स को रखा गया है। शेड्यूल नंबर 1, इसमें जितने भी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं जिनका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है उनको रखा गया है। अब जो भी स्पीशीज शेड्यूल 1 में रखी गई है उनकी हंटिंग नहीं हो सकती है थ्रू आउट इंडिया। इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, जैसे कि टाइगर है, टाइगर को रखा गया है शेड्यूल 1 में, किसी भी स्टेट में टाइगर की हंटिंग नहीं हो सकती है। एंड अगर होती है तो बहुत ही ज्यादा हार्श पेनाल्टीज इसमें दिया जाता है। जो भी स्पीशीज रखे गए हैं शेड्यूल 1 में उनको मारा जा सकता है सिर्फ 2 ही केसेस में, अगर वो थ्रेट बन जाता है ह्यूमन के लिए। अगर कोई टाइगर है वो मैन ईटर, ह्यूमन ईटर बन गया तो उसको उसकी किलिंग करी जा सकती है, या फिर उसको कोई ऐसी डिजीज हो गई अब जो वो रिकवर ही नहीं हो सकता है। तो उससे क्या होगा, एक टाइगर को वो डिजीज हुई, वो दूसरे टाइगर में भी उसको फैला सकता है, फिर तीसरे में भी फैला सकता है, तो उस केस में उसको खत्म किया जा सकता है। और इनका ट्रेड नहीं हो सकता है जो भी शेड्यूल 1 में रखे गए हैं एनिमल्स। सम इम्पोर्टेंट जो एनिमल्स इसमें रखे गए हैं स्पीशीज, जैसे ब्लैक बक है, बंगाल टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, स्वाम्प डियर, हिमालयन बियर, चीता, कश्मीरी स्टैग, फिशिंग कैट, लाइन टेल्ड मैक, ब्रो एंटलर्ड डियर है, चिंकारा जिसको इंडियन गैजल बोलते हैं, कैप्ड लंगूर, गोल्डन लंगूर, होलो गिबन, ब्लू व्हेल, कॉमन डॉल्फिन, हॉर्नबिल, इंडियन गैजल, मस्ट डियर, राइनोसरस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्पीशीज है और ऑल्सो ये क्या है, एंडेंजर्ड है, इनका पॉपुलेशन काफी कम है, तो इनको इनकी किलिंग नहीं की जा सकती है। अगर कोई इनको मारता है तो उसको बहुत, उस पर काफी स्ट्रिक्ट पेनल्टीज इंपोज करी जाती है, इवन इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। देन आता है शेड्यूल नंबर 2, इसको भी बहुत हाई प्रोटेक्शन मिलता है इन स्पीशीज को जिनको शेड्यूल 2 में रखा गया है। इनका भी ट्रेड नहीं हो सकता है, इनका भी सेम है कि इनको भी हम हंटिंग नहीं कर सकते, सिर्फ 2 ही केसेस में कर सकते हैं, अगर वो ह्यूमन लाइफ के लिए थ्रेट बन चुका है या फिर उसको कोई डिजीज हो चुकी है जो रिकवर नहीं हो सकती। शेड्यूल 2 में रखे गए हैं जैसे एस्मीज मैक, ये एक मंकी होता है, पिक टेल्ड मैक, स्टम्प टेल्ड मैक, बंगाल हनुमान लंगूर, हिमालयन ब्लैक बियर, हिमालयन सैलामेंडर, जैकाल, फ्लाइंग स्क्विरल, जेंट स्क्विरल, स्पर्म व्हेल, इंडियन कोबरा, किंग कोबरा, कोहिनूर, लार्ज इंडियन साइबेट, इंडियन फॉक्स। इसके अलावा और भी स्पीशीज हैं, ये इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं जो रखी गई शेड्यूल 2 में। देन शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4, ये एंडेंजर्ड नहीं होती हैं ये स्पीशीज। अब इसमें कैसे स्पीशीज को रखा गया है, बिग गेम स्पीशीज, स्मॉल गेम। गेम का मतलब है यहाँ पे हंटिंग से रिलेटेड, हंटिंग करी जाती है जो फॉरेस्ट में एनिमल्स होते हैं उनकी। तो कुछ एनिमल्स होते हैं जो बड़े होते हैं और कुछ होते हैं जो छोटे होते हैं साइज में, उन्हीं के हिसाब से रखा गया है। बिग गेम मतलब बड़े एनिमल्स जिनकी हंटिंग करी जाती है उनको शेड्यूल 3 में रखा गया है। स्मॉल गेम जो स्मॉल एनिमल्स जिनकी हंटिंग होती है उनको शेड्यूल 4 में रखा गया है। अब इनका भी हंटिंग इज प्रोहिबिटेड, बट इनका जो पेनल्टी है वो काफी कम है एज कम्पेयर टू जो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में रखे गए हैं। उसमें लगभग 7 साल की सजा मिल सकती है अगर उनमें रखे गए किसी स्पीशीज की हंटिंग करी गई, बट इनमें थोड़ा सा पेनल्टी कम है। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे चीतल है जिसको स्पॉटेड डियर कहते हैं, भरल, ब्लू शीप, हाइना, नीलगाय, सांबर, स्पॉन्जेस, ये सब इसमें रखे गए हैं शेड्यूल 3 के अंडर में। अब शेड्यूल 3 में मैंने बताया था कि बिग गेम यानी कि इनका साइज बड़ा होता है, जैसे कि चीतल, ये जो डियर है, हाइना, नीलगाय, एज कम्पेयर टू अगर आप देखोगे शेड्यूल 4 में जहाँ पे स्मॉल गेम है जो कि छोटे हैं, जैसे फ्लेमिंगो, ये क्या है, बर्ड है, इसका साइज छोटा होता है। हेयर, फाल्कन, किंगफिशर, ये दोनों क्या है, बर्ड है। मैगपाई, हॉर्स शू क्रैब, इंडियन स्टार टोरटॉइस, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, स्मॉल गेम, क्योंकि ये
छोटे होता है बट इनकी हंटिंग करी जाती है, तो इनको शेड्यूल 4 में रखा गया है, तो इनका हंटिंग नहीं किया जा सकता। देन शेड्यूल 5 में जो रखे गए हैं उन्हें हम कहते हैं वर्मिन। वर्मिन ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डिजीज फैला सकते हैं और प्लांट्स को भी वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जैसे कि कॉमन क्रोज, फ्रूट बैट, ये क्या करता है, ये कहीं पे भी कोई भी एग्रीकल्चर क्रॉप है उसको ये खत्म कर सकता है। रेट, माइस, ये सारे के सारे क्या है, ये क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इनको हम वर्मिन बोलते हैं। और दीज कैन बी हंटेड, इनको कभी भी मारा जा सकता है। अब होता ये है कि जैसे शेड्यूल 3 में आपने देखा कि यहाँ पे चीतल है, भरल है, ये क्या है, डियर है। अगर इनका, क्योंकि कंजर्वेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, उससे क्या होता है, इनका नंबर बढ़ते रहता है। सपोज ये है हमारा फॉरेस्ट एरिया जहाँ पे कि ये जो स्पॉटेड डियर है वो यहाँ पे पाया जाता है। अब इसका कंजर्वेशन हुआ, इसका बहुत ज्यादा नंबर बढ़ गया, अब आसपास में लोग रहते हैं यहाँ पे, कम्युनिटीज, तो इनके जो खेत वगैरह हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर क्रॉप हो रही है, तो अगर इसका नंबर बढ़ेगा तो ये बाहर भी जाएंगे, फॉरेस्ट से बाहर जाके यहाँ पे वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उससे होगा क्या, जो फार्मर्स है उनको काफी ज्यादा नुकसान होगा। और ये शेड्यूल 3 में रखे गए हैं तो इनको मारा भी नहीं जा सकता। तो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि कुछ टाइम के लिए सिर्फ इसी पार्ट में जहाँ पे वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, इन स्पीशीज को वो शेड्यूल 5 में रख सकती है। तो भरल को उन्होंने जो स्पॉटेड डियर है, स्पॉटेड डियर को वर्मिन की कैटेगरी में रख दिया। तो अब उसका हंटिंग करा जा सकता है, लेकिन ये कुछ ही टाइम के लिए किया जा सकता है। वो स्पेसिफाई करेंगे, लाइक कि हमने 2 महीने के लिए रख दिया, तो जो एक्सेस है, जो बहुत ज्यादा नंबर हो चुका है, तो उनको मारा जा सकता है वहां पे, ताकि जो फसल है उनको वो नुकसान ना पहुंचा सके। और कुछ टाइम के बाद वो वापस फिर उसी शेड्यूल में उसको रख दिया जाएगा। यानी शेड्यूल नंबर 6 ये रेगुलेट करता है कल्टीवेशन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट्स को। ये रेगुलेट करता है, एकदम रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है। कुछ ऐसे प्लांट स्पीशीज हैं जिनको कि ग्रो नहीं कर सकता है हर कोई, तो वो रेगुलेशन ये करता है। उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता है, उसको हम अपने पास में हम नहीं रख सकते हैं, सेल भी नहीं कर सकते हैं। अगर हमें कल्टीवेशन करना है उन प्लांट्स को, तो हमें पहले लेना होगा परमिशन, किसी भी जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उससे हम परमिशन लेंगे, तभी हम उनको कल्टीवेट कर सकते हैं। इसमें यही 6 प्लांट्स रखे गए हैं। ब्लू वेंडा ये है, रेड वेंडा, कूथ, स्लीपर ऑर्किड, पीचर प्लांट एंड बर्डोमिस साइकेड। अब ये जो प्लांट्स हैं इनको क्यों रखा गया है शेड्यूल 6 में, और हम इसका क्यों नहीं कल्टीवेशन कर सकते हैं? इनमें से ज्यादातर जो है ये है मेडिसिनल प्लांट्स, तो इनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा है और इनका नंबर काफी ज्यादा कम हो चुका है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेड है। तो पहले क्या होता था, पहले टाइम पे इनका मेडिसिनल यूज होने की वजह से बहुत ज्यादा इनको एक्सप्लॉइट किया जा चुका है। तो अगर इसको कोई भी ग्रो करता है, सपोज इसे आप ग्रो करते हो अपने गार्डन में, तो होगा क्या कि ऐसा हो सकता है कि नेचर में जो ब्रीडिंग है वो होती रहती है। ये वाला जो प्लांट है इस पे पहुंच गया किसी और स्पीशीज का, कोई सिमिलर स्पीशीज का पॉलन ग्रेन अगर यहाँ पे पहुंच जाता है और उस पॉलन ग्रेन से एक नया प्लांट बनता है, ये क्या है, रेड वेंडा, रेड ऑर्किड, तो इसका जो कैरेक्टर है, जेनेटिक कैरेक्टर ही पूरा चेंज हो जाएगा। तो हो सकता है इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है वो भी चेंज हो जाए। इसीलिए इन प्लांट्स को रेगुलेट किया जाता है कि आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर आपको बताना पड़ेगा आप किस तरीके से इसका कल्टीवेशन कर रहे हो, इन जितने भी ये प्लांट्स हैं उन सभी का, ताकि इनका जो नेचर है, जो प्रॉपर्टी है, वो खत्म ना हो। सो नाउ अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो शेड्यूल 1 में जितने भी स्पीशीज रखे गए हैं वो प्रोहिबिटेड थ्रू आउट द इंडिया। उनको इंडिया के किसी भी स्टेट में, ये हमारा इंडिया सपोज, अब इंडिया में जैसे टाइगर है, टाइगर 18 स्टेट्स में हमें टाइगर मिलता है। अब टाइगर को अगर शेड्यूल 1 में रख दिया गया है तो उसको किसी भी स्टेट में उसकी किलिंग नहीं हो सकती है। लेकिन जो शेड्यूल 2 में जो रखे गए हैं उनको अगर किलिंग करनी है, हंटिंग स्पीशीज जो शेड्यूल 2 में है, शेड्यूल 3 में है, शेड्यूल 4 में है। शेड्यूल 2 में कौन से है, शेड्यूल 2 में है बिग गेम एंड स्मॉल गेम है। शेड्यूल 4 में वो रेगुलेटेड है थ्रू लाइसेंसिंग, उसके लिए पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा और अगर वो लाइसेंस मिलता है तभी उनकी हंटिंग की जा सकती है। देन शेड्यूल 5 में वर्मिन्स रखे गए हैं। वर्मिन्स ऐसे होते हैं जो कि दे आर हार्मफुल, तो उनको तो हंटिंग करी ही जा सकती है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। अब ये जो एक्ट है हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसको एडमिनिस्टर कौन करता है, वाइल्ड लाइफ वार्डन करता है। अब जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है उसके अंडर में कुछ स्पीशीज है, जैसे टाइगर की स्पीशीज है, उसको शेड्यूल 1 में रखा गया था। तो अब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट वो शेड्यूल है, तो इसका इसे जहाँ पे भी ये फॉरेस्ट में पाया जाता है वहां से हम निकाल के जू में नहीं ले जा सकते थे उसका कंजर्वेशन करने के लिए। तो इसीलिए इसमें एक अमेंडमेंट लेके आया गया 1982 में इस एक्ट के अंडर में, जिसमें परमिटिंग द कैप्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल किया गया कि आप जो वाइल्ड एनिमल्स हैं जो शेड्यूल्स में रखे गए हैं, शेड्यूल 1, 2, 3 किसी में भी, उनको आप कैप्चर कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, बट सिर्फ साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए ही। मतलब कि उनको जो नेचुरल फॉरेस्ट है वहां से निकाल के उसे हम किसी जू में ले जा सकते हैं,
बॉटनिकल गार्डन में हम ले जा सकते हैं। बॉटनिकल गार्डन में कौन जाएंगे, जो हमारे ट्रीज हैं, या फिर ब्रीडिंग सेंटर्स जो है वहां पर हम ले जा सकते हैं। तो इसीलिए 1982 का यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया। बायोडाइवर्सिटी सीरीज को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए आप हमारे अफोर्डेबल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और कॉन्टैक्ट थ्रू अवर वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।